जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है रचना और उनके रचयिता। तो दोस्तों जो ये टॉपिक है, चाहे यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जो कि अगले 10 दिन में होने वाला है, चाहे यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, या ये कह लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी का पोर्शन आता हो, उसमें जो है रचना और उनके रचयिता के पोर्शन से एक या दो या इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ यही है वीडियो बनाने का कि इस पोर्शन से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो जो है आपके बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होने वाले हैं। और ख़ासकर अगर देखा जाए अभी, तो यूपी कांस्टेबल के लिए तो ये एक तरह से रामबाण है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगभग 24 से 25 जो मोस्ट रेलिवेंट जो राइटर हैं उनको शामिल किया है और उनकी रचनाओं को, जो कि आपके एग्ज़ाम में 99% आ सकती हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम बात करें अगर, तो ये है हमारी महादेवी वर्मा की रचनाएं। आप स्क्रीन पर जो है इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। और ये जितने भी फ़ोटो हैं मैंने एनसीईआरटी से या फिर गूगल से लिए हैं, एनसीईआरटी बुक से। वो पिक देखने से क्या होता है कि जैसे कि आपने महादेवी वर्मा की रचनाएं सुनी, तो आपकी जो है मेमोरी में एक चित्र बन जाएगा, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो सके कि इस राइटर ने ये वाला जो रचना है वो की होगी। तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वे कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। एक है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, अग्निरेखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा, छंदा, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो ये इनकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि फेमस है। अब इनमें से हम जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती है वो कौन कौन सी है। एक तो हो गई नीरजा, दूसरी दीपशिखा, तीसरी हो गई अग्निरेखा, चौथी यामा, पांचवी छंदा, और एक सातवीं और कर लीजिए पथ के साथी। ये सभी जो है इनकी मोस्ट रेलिवेंट जो रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती रहती है। तो एक बार हम इसको और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको इसको दिक्कत ना हो। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, छंदा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अग्निरेखा, दीपशिखा, संध्या गीत, नीरजा, रश्मि, निहार। तो ये किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की। अगर आप इस पूरी वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख भी लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 60% पोर्शन तो आपका वैसे ही हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट चलते हैं सूरदास की रचनाएं। ये भी इनकी रचनाएं जो है वो भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी जो रचनाओं में सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, मोस्टली जो है एग्ज़ाम में इन तीनों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है नल दमयंती, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, ये भी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, सूर पचीसी। फिर आता है सूरसागर सार, प्राण प्यारी। इनकी जो रचनाएं हैं उनका जो मोस्ट हमें मतलब कि हमें बेनिफिट है वो ये है कि इनकी रचनाओं में ज़्यादातर में आगे सूर लगा होता है। सूरदास के लिए सूर सागर, सूर सरावली, सूर पचीसी, सूर सागर सार। अगर इसमें जो है किसी को हमको याद रखना भी है तो वो आप रखेंगे साहित्य लहरी को, और तो आप वैसे भी कर लेंगे। तो ये थी इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं जो कि आपके सामने। एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको यहीं से ही याद हो जाए,
दोबारा भी अगर आप वीडियो देखें आप तो आपको यहीं से ये कंटेस्ट हो जाए। प्राण प्यारी, सूर सागर सार, सूर पचीसी, गोवर्धन लीला, भागवत, नागलीला, नल दमयंती, साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर, यह आपकी होगी रचनाएं। दोस्तों हम एक बार तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे और एक बार चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर, ताकि जो है याद करने में आसानी हो। दोबारा अगर हम इसको मतलब कि ऐसे याद करेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, इनकी भी जो है बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं रचनाएं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वे कौन कौन सी हैं? झरना, आंसू, लहर, कामायनी। मोस्टली एग्जाम में कामायनी पूछी जाती है। फिर आता है प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, आकाशदीप और आंधी। इसमें से जो है आपको कौन कौन से याद रखने हैं? आंसू याद रखना है, कामायनी याद रखनी है, एक घूंट याद रखना है, अजातशत्रु याद रखना है, आकाशदीप याद रखना है और आंधी याद रखनी है। ये इनकी जो है रचनाएं रिपीट होती रहती है एग्जाम में। एक बार और लेते हैं। आंधी, आकाशदीप, करुणालय, कामना, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, प्रेम पथिक, कामायनी, लहर, आंसू और झरना। तो हमने इसका भी 2 बार रिवीजन कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अगली राइटर की ओर। अब आते हैं मीराबाई की रचनाएं। तो मीराबाई की रचनाएं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें तो इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद और मलार राग। ये इनकी 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी? मलार राग, राग गोविंद, राग सोरठा, नरसिंह जी का मायरा और गीत गोविंद का टीका। आपको जो है ऊपर की दोनों याद रखनी है, हालांकि नीचे भी अगर याद रखते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और तो मतलब बढ़िया है। लेकिन जो ऊपर की दोनों है गीत गोविंद का टीका और नरसिंह जी का मायरा, ये दोनों ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट राइटर की ओर। फिर आता है प्रेमचंद की रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद, इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनकी तो लगभग सभी इम्पोर्टेंट है, ये कह लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इन 8 रचनाओं में से कोई सभी कभी भी आ सकता है। ये कौन कौन सी है? सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्म भूमि और गोदान। ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होती है। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, 90% तो चांस रहती हैं कि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं पूछी जाएंगी। तो ये कौन कौन सी हैं दोबारा देखते हैं। गोदान, कर्म भूमि, गबन, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, प्रेम आश्रम, सेवा सदन, ये इनकी रचनाएं। अब आते हैं कबीर की रचनाओं पर। तो कबीर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा है? बीजक, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और बीजक के जो है 3 भाग हैं, रामायणी, शबद, साखी। हालांकि मोस्टली जो वीडियो है उनमें क्या होता है कि इन तीनों को अलग से देते हैं, इन जो इसको और बीजक को अलग से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रामायणी, शबद और साखी जो हैं वो बीजक के ही भाग हैं। तो कबीर की वाणी का संग्रह कौन है? बीजक। और रामायणी, शबद और साखी बीजक के 3 भाग हैं। फिर अगली जो रचनाएं हैं इनकी अनुराग सागर है और रचनावली है, इनको भी याद रखना है। रचनावली क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, ये भी आपको याद रखना है।
तो कौन कौन सी हैं? बीजक, रमैनी, बीजक, बीजक के 3 पार्ट, रमैनी, सबद, साखी, अनुराग सागर और रचनावली। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट राइटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इनका जो फोटो है, आप इनको देख सकते हैं। और इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। अब इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मतलब कि एग्ज़ाम में रिपीट होती है, एक तो है अशोक के फूल, दूसरा है चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा। इन चारों को आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में यही रिपीट होती है। कौन कौन सी? अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अशोक के फूल। मोस्टली एग्ज़ाम में ज़्यादातर अशोक के फूल ही पूछा जाएगा। यूपी कांस्टेबल में तो 100% नहीं कह सकता मैं, लेकिन 90% चांस है कि अशोक के फूल लगभग आ ही जाएगा। अब बात है हमारे धर्मवीर भारती की रचनाएं। तो धर्मवीर भारती जी का ये फोटो है और इनके जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? गुनाहों का देवता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, नदी प्यासी थी, नीली झील, ठेले पर हिमालय, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठेले पर हिमालय। फिर आता है सपना अभी भी, देशांतर और अंधा युग। जिन पर भी मैं सर्कल कर रहा हूँ वे आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। फिर आता है मुर्दों का गांव और स्वर्ग और पृथ्वी। तो ये जो है धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं और इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय और अंधा युग। सूरज का 7वां घोड़ा, नदी प्यासी थी, नीली झील, सपना अभी भी, देशांतर, मुर्दों का गांव और स्वर्ग और पृथ्वी। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आप देख सकते हैं कि एक अतिशयोक्ति की बात होती है। आप वैसे ही पता लगा सकते हैं आइडिया से कि धर्मवीर भारती जो है उनकी जो रचनाएं थी वो एक तरह से अतिशयोक्ति पर डिपेंड थी। जैसे कि गुनाहों का देवता, भाई कोई देवता है तो गुनाह कैसे कर सकता है? सूरज का 7वां घोड़ा, अतिशयोक्ति होगी नहीं। नदी प्यासी थी, अब नदी प्यासी कैसे हो सकती है? भाई नदी में तो बहुत सारा पानी है। ठेले पर हिमालय, क्या ठेले पर हिमालय आ सकता है? फिर आता है अंधा युग, एक तरह से अंधा युग। मुर्दों का गांव, देखिए जब गांव है तो मुर्दों का गांव कैसा हो गया? गांव में तो लोग होंगे ही। स्वर्ग और पृथ्वी, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं में जो है एक अतिशयोक्ति मिलती है। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट राइटर की रचनाओं को। अमीर खुसरो की रचनाएं, हालांकि ये हिस्ट्री का पोर्शन है लेकिन इसमें जो पूछे जाते हैं हिंदी में भी वो ये वाले हैं। ये वाले जो हैं, ये वाली पोर्शन, ये आपकी हिंदी की रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये वाला जो सारा पोर्शन है वो है आपका हिस्ट्री का। तो आइए फिर भी हम इनको सभी को देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं मसनवी लैला मजनू, मसनवी आईना सिकंदरी, मसनवी अस्प्रामा और फिर है इश्किया या अश्किया। ये जो है इश्किया या अश्किया, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है और आने के भी चांस है, चाहे वो हिस्ट्री का ही क्वेश्चन हो जाए यार, जरूरी नहीं है कि हिंदी में भी आई, हिस्ट्री में हो सकता है। फिर है मसनवी नू सिपहर, ये भी इम्पोर्टेंट है। मसनवी तुगलकनामा, तारीख अलाई, ख्यालात खुसरू, एजाज खुसरवी, मुकाल, किस्सा चार दरवेश, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस्सा चार दरवेश। और ये जो है अब आते हैं हम हिंदी की रचनाओं पर। ये तो थी हिस्ट्री के पोर्शन के लिए और ये वाला है हिंदी के पोर्शन के लिए। खालिक बारी, दीवान हिंदवी, तराना हिंदवी, हालात कन्हैया, नजराना हिंदवी और जवाहर खुसरवी। इसमें आपका जो मतलब कि फ़ायदे है याद करने का वो ये है कि इसमें ज़्यादातर जो आप पता लगा सकते हैं हिंदवी जुड़ा होता है,
जैसे ये लिख रहा है ना, दीवाने हिंदवी, तराने हिंदवी, नजराना हिंदवी। आपको इसमें जो है याद कौन सा करना है, हालात है कन्हैया। ये इनकी जो है हिंदी की रचनाएं हैं और एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक बार और आप इसको रिवाइज कर लीजिए। किस्सा चार दरवेश, मुकाल, एजाज खुसरवी, ख्यालात खुसरू, अलाई तारीख अलाई, मसनवी तुगलकनामा, मसनवी नू सिपहर, इश्किया, मसनवी अस्परामा, मसनवी आइने ए सिकंदरी, मसनवी लैला मजनू, खालिक बारी, दीवान हिंदवी, तराना हिंदवी, हालात कन्हैया, नजराना हिंदवी और जवाहर खुसरवी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट राइटर सुमित्रा नंदन पंत। ये इनका जो है डायग्राम है, मतलब फोटो है, सॉरी। तो इनकी जो रचनाएं आइए देखते हैं। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्याकाम। ये इनकी जो है इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। युगांत भी लगा लीजिए। इनमें जो है ये चार तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। कौन कौन सी? युगांत, स्वर्ण धूलि को भी ऐड कर लीजिए। युगांत, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। एक बार और देख लीजिए रिवाइज करने के लिए। सत्याकाम, चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगांत, ग्राम्य, कुंजन और ग्रंथि। ये इनकी रचनाएं हैं। जो 4-5 इंपॉर्टेंट है इनमें, जो मोस्ट रेलिवेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं भी बहुत ज़्यादा रिपीट होती है एग्जामों में। अब ये कौन कौन सी है? हेम किरीटनी जो रिपीट होती है, साहित्य देवता, हिम तरंगनी, युगचारण, समर्पण, मरण ज्वार, कृष्ण अर्जुन, समय के पाव, अमीर इरादे गरीब इरादे। तो ये जो है इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इनमें से जो है 3 जो मोस्ट एलिवेंट है वो कौन कौन सी है? हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, हिम युगचारण और समय के पाँव। ये 4 जो है रिपीट होंगी। अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पाँव, कृष्ण अर्जुन, मरण ज्वार, समर्पण, युगचारण, हिम तरंगनी, साहित्य देवता और हिम किरीटनी। ज़्यादातर जो चांस है वो 2 ही रचनाओं से है। वो कौन कौन सी है? एक तो हिम किरीटनी का और हिम तरंगिणी का। ये जो मैं बता रहा हूँ ये दोनों जो है यूपी कांस्टेबल के हिसाब से बताया मैंने कि हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, जो कि आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में आ सकती है, आने के चांस। अब आते हैं हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। इनकी भी रचनाएं बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं। तो आइए देखते हैं हम। नींव की ईंट, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, चिंता के फूल, कैदी की पत्नी, अम्बपाली, शकुंतला, नेत्रदान और गांव के देवता। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और इनमें भी जो मोस्ट रेलिवेंट है वो कौन कौन सी है? गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, चिंता के फूल और नेत्रदान। ये 4 इनकी जो है इम्पोर्टेंट। एक बार और रिवाइज करते हैं। गांव के देवता, नेत्रदान, शकुंतला, अम्बपाली, कैदी की पत्नी, चिंता के फूल, जंजीरें और दीवारें, गेहूं और गुलाब, नींव की ईंट। तो ये हो गई हमारी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं भी रिपीट होती है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सारी रिपीट होते रहे भाई। अब मान के चलिए एक एग्जाम है
उसके 10-12 सेट बनते हैं। तो हर सेट में एक या दो राइटर, मतलब कि जैसे राम दाई सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, इनमें से उठा लिया, माखनलाल चतुर्वेदी की उठा ली। तो ऐसे ऐसे हर एक जो सेट है एग्ज़ाम का, उसमें ये आते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम में सब आ जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे सेट कोई सा भी हो और कोई सा भी राइटर या उसकी रचनाएं पूछ ली जाए, तो जो ये वीडियो जो बनी है उससे हम आपका जो है पोर्शन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड तक देखना यार। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट कुरुक्षेत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आता है उर्वशी, फिर आता है रश्मिरथी, चक्रव्यूह, और फिर आता है संस्कृति के 4 अध्याय। यूपी कांस्टेबल के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, इनके लिए जो है इन्हें साहित्य का अवार्ड ही मिला हुआ है संस्कृति के 4 अध्याय पर। फिर है लोकदेव नेहरू, ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। मैंने जो है ज़्यादा ना उठाकर सिर्फ रेलिवेंट को उठाया है, वरना इनकी और भी रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की? लोकदेव नेहरू, संस्कृति के 4 अध्याय। मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो आपको याद होनी चाहिए। संस्कृति के 4 अध्याय, चक्रव्यूह, रश्मिरथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। फिर आते हैं लाला श्रीनिवास की रचनाओं पर। इनका जो पहला मतलब हिंदी का पहला उपन्यास, मतलब कि जो परीक्षा गुरु है ये वाला, ये हिंदी का पहला उपन्यास है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो वो कौन सा है? परीक्षा गुरु है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? लाला श्रीनिवास के द्वारा। हालांकि इनका जो है मैं पहले ही बता देता हूँ कि मोस्टली एग्जाम में बस यही आएगा, और तो ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं। फिर भी हम देख लीजिए कौन कौन से हैं। संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र, सदाचरण, भारत खंड की समृद्धि, ये आपके लाला श्रीनिवास की रचनाएं हो गई। आपको जो है सिर्फ परीक्षा गुरु ही याद रखना है इसमें, और ना भी करिए तब भी कोई बात नहीं। और एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। फिर आती है देव की रचनाएं, जो कि एक रीतिबद्ध कवि थे। और इनकी कवि जो रचनाएं हैं उनका जो बेनिफिट है याद करने का, वो कौन कौन सा है, मतलब कि जो प्लस पॉइंट है जिसकी आसानी से याद हो जाए। इनकी जितनी भी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं उन पर जो है पीछे विलास लगा हुआ होता है, जैसे कि रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास। तो जो विलास लगा हुआ किसकी रचनाएं हैं? देव की रचनाएं। फिर आता है अष्टयाम, सोमल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका, प्रेम चंद्रिका। विलास वाली तो आपको आसानी से याद हो ही जाएंगी, जिसके पीछे विलास वो देव की रचनाएं हैं। और फिर 2 आपको अलग से याद करनी है, एक प्रेम दीपिका और एक प्रेम चंद्रिका। ये इनकी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास देव की रचनाएं हैं। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त मोस्ट इंपोर्टेंट। जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, बक्सनहार, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया और रत्नावली। इनमें से आपको जो है सिर्फ 5 को याद रखना है। कौन कौन से को? 6 को। एक साकेत, पंचवटी को, यशोधरा को, द्वापर को, रत्नावली को और नहुस को। हालांकि जयद्रथ व्रत भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। यह आपके मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन कौन सी? रत्नावली, विष्णुप्रिया, हिडिंबा, जय भारत, नहुस, द्वापर, यशोधरा, बक्सनहार, सैलंद्री, पंचवटी, साकेत और जयद्रथ वध। अब आते हैं हमारे चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं।
चिंतामणि त्रिपाठी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण और एक पिंगल। इनकी जो मतलब कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वो पूछा जाएगा। एक तो पिंगल का, पिंगल जो है एक छंद रचना है एक तरह से, तो एक तो पिंगल और दूसरा है काव्य विवेक ये या फिर कविकुल कल्पतरु। ये तीनों आपको याद रखनी है इसमें, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और पिंगल। अब आते हैं हम बिहारी की रचनाओं पर। बिहारी की जो है एकमात्र रचनाएं थी बिहारी सतसई। अगर आप वैसे भी याद नहीं रखना चाहें तो इतना याद रखना, बिहारी और बिहारी सतसई। बिहारी की एकमात्र रचना है ये बिहारी सतसई। और क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बिहारी सतसई जो बिहारी की रचना है वो किस भाषा में रचित है? तो वो है ब्रज भाषा में रचित। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि तीन। बिहारी की रचना बिहारी सतसई, एकमात्र रचना बिहारी सतसई। बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी हुई है? ब्रज भाषा में रचित। यूपी कांस्टेबल में हालांकि आ सकता है, क्योंकि जो राइटर है मोस्टली, मतलब कभी कभार, मोस्टली तो नहीं कहूँगा, कभी कभार जो है आसान भी दे देते हैं। अब आता है मुक्ति बोध की रचनाओं पर। मुक्ति बोध की रचनाओं में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? पहले हम सभी को देख लेते हैं, फिर इम्पोर्टेंट को देखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी, काठ का सपना, विपाद्र और ब्रह्मा राक्षस। ये मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अब इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सी है? एक तो है ब्रह्मा राक्षस, काठ का सपना, और ये चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। ये इनकी जो है रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पदावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली और कीर्ति पताका। ये वाला आपको याद रखना है, क्योंकि कीर्ति पताका में कभी कभार क्या होता है, कीर्ति लगा हुआ नहीं होता है। खाली ये पूछ लिया जाता है कि पताका किसकी रचनाएं हैं या विद्यापति की रचनाएं कौन सी हैं, उसमें पताका होगा, खाली कीर्ति नहीं ऐड होगा। इसमें पदावली में आपको याद रखना है, पदावली इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे कि इन्हें प्रसिद्धि मिली। तो दो आपको याद रखनी है, एक तो पदावली और दूसरी कीर्ति पताका। अब आते हैं सुभद्रा कुमारी की रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन कौन सी है? उन्मादनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईश्वरिया, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, वैश्य की लड़की, सीधे साधे चित्र। सबसे पहले मैं बात करूं अगर, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुभद्रा कुमारी की अंतिम रचना कौन सी थी? तो आपको याद रखना है, सीधा साधा चित्र जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की अंतिम रचना थी। और मैं अगर कहूँ तो एग्ज़ाम में जो है यही वाला मतलब रचना पूछी जाएगी। एक सीधा साधा चित्र आपको याद रखना है, पवित्र ईश्वरी आप याद रख लीजिए, और एक उन्मादनी, ये आपको याद रखना है। इनकी जो रचनाएं हैं वो पारिवारिक जो विचार है उन पर केंद्रित है। तो याद कौन कौन सी रखनी है? सीधे साधे चित्र जो कि अंतिम रचना है, पवित्र ईश्वरिया, उन्मादनी, तीन आपको याद रखनी है। अब आती है तुलसीदास की रचनाएं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी का जो उपनाम था या दूसरा नाम था वो था राम बोला दुबे। क्या था? राम बोला दुबे। और एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हिस्ट्री के लिए आपके लिए रेलिवेंट है, कि जो तुलसीदास जी थे ना वो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समय थे। मतलब कि जो इनका टाइम था वो पुष्यमित्र शुंग के टाइम था।
अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास के द्वारा रचित। फिर आता है कवितावली, दोहावली। ये तीनों इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इनमें से ही बनता है। श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। अब चलते हैं आगे। गीतावली किस, ये भी इम्पोर्टेंट है। विनय पत्रिका ये किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है जानकी मंगलम और फिर लास्ट है बरवे। इनकी 13 रचनाएं हैं। 13 रचनाओं में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाली है जो आपके सामने है। मैंने आपको सर्कल करके बता दिया है कि कौन सी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। बरवे, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली और श्री रामचरितमानस, ये इनकी रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आते हैं कालिदास की रचनाओं पर। कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है, अगर रचनाएं भी नहीं पूछी गई तो ये पूछा जा सकता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं कौन कौन सी है। अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये इनकी 6 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको सभी को याद करनी है। कौन कौन सी है? ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। और दूसरा नाम क्या है? भारत का शेक्सपियर, उपनाम जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों ये लगभग हमारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 राइटर थे जो मैंने आपको कंप्लीटली करवा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि जितनी मैंने अभी रचनाएं करवाई हैं लगभग 50 से 60% तो आपको अभी ही याद हो गई होगी। अगर अभी भी कोई मतलब परेशानी है तो आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपके ये जो रचनाएं हैं और इनके राइटर हैं वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए अगर आपको ये अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड लगती है और आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू सो मच।